नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विदित पहले से ही है कि अपन ने जो महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रखी है वो महत्वपूर्ण सीरीज अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी कैंडिडेट्स के लिए प्लस लेब असिस्टेंट जियोग्राफी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसके अलावा अन्य जो कैंडिडेट है वो भी यदि पढ़ें इसको तो इसका बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, तो ज़रूर पढ़ें हमारे साथ। संपूर्ण भूगोल तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ जो है उसको। आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न टॉपिक जो रहेगा अपना टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। हमारी बड़ी व्यस्तता है, व्यस्तता के चलते भी हम आप तक ये कोशिश कर रहे हैं कि डेली की सीरीज़ पहुँचाएँ। कल के लिए हम क्षमा प्रार्थी है क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा समय नहीं मिला। तो शुरू करें, हम जितनी हेल्प हो सकती है क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी था, 1 महीने भर 1.5 महीने का अपने को टाइम मिला। इतने समय में पूरा कोर्स जो करने की कोशिश अपन ने की है, लेकिन फिर भी प्रश्नोत्तर सीरीज के माध्यम से भी आप तक बहुत सारा मैटर है। अपने चैनल पे बहुत सारा मैटर जो भौतिक भूगोल का संदर्भ है, 11वीं क्लास के भूगोल का टोटल टॉपिक वाइज जो है संदर्भ डाला हुआ है पहले से। तो पीछे की वीडियो आप ज़रूर देखते रहें, पीछे की वीडियो देखोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करें आज की प्रश्नोत्तर सीरीज का। पहला प्रश्न है, व्यापार कितने स्तरों पर किया जाता है? व्यापार के कितने स्तर है? तो व्यापार 2 स्तरों पर किया जाता है। कितने स्तरों पर? 2 स्तरों पर किया जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है ना, और एक स्थानीय या देश के आंतरिक भागों में किया जाने वाला व्यापार होता है, ठीक है। राष्ट्रीय कह सकते हैं उसको। अगला बिंदु, प्रारंभिक समय में व्यापार किस रूप में होता था? तो माध्यम क्या था होता था प्रारंभिक समय व्यापार का? तो प्रारंभिक समय व्यापार का माध्यम क्या वस्तु था, मुद्रा था या दोनों थे? तो नहीं, वस्तु विनिमय होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, ठीक है ना। वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी क्योंकि मुद्रा का चलन नहीं था। इसके अलावा कुछ अन्य वस्तुएं मुद्रा के रूप में, जैसे एक वक्त ऐसा था जिसमें गाय एक मुद्रा के रूप में, एक वक्त जैसे दांत होते थे, ठीक है, बाल होते थे, फर होते थे, मवेशी होते थे, तो इनको भी एज ए मुद्रा के रूप में लेन देन इनके द्वारा होता है। एज ए वस्तु विनिमय था ये पूरा का पूरा। सैलरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अपन जो सैलरी शब्द यूज करते हैं, सैलरी शब्द जो है कि मेरे को सैलरी मिल गई जी, तो ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा का सैलरियम से बना, सैलरियम से बना है। और जो सैलरियम शब्द है इससे ये बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नमक से भुगतान, नमक द्वारा भुगतान। अब पहले नमक के द्वारा भुगतान होता था क्योंकि नमक आधारभूत वस्तु थी, सबको आवश्यकता थी, तो इसको भी लोग मुद्रा के रूप में यानी इसके रूप में भुगतान करते थे, ठीक है। तो नमक के रूप में भी भुगतान किया जाता था। इसलिए सैलरी शब्द जो है वो किस से निकला है? नमक से भुगतान, यहाँ से सैलरी बनी आज। और आज हम उसको एक मुद्रा के रूप में, एक पेमेंट के रूप में कहते हैं कि हमें सैलरी प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। रेशम मार्ग किन स्थानों को आपस में जोड़ता था? तो रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ था? तो चीन से रोम, चीन से इंग्लैंड, भारत से ब्रिटेन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? चीन से रोम को जोड़ता था, ठीक है। भूमध्य सागर जो है उसमें जो इटली है, इटली में यहाँ जो यह प्रमुख केंद्र था रोम, ठीक है, तो ये व्यापार का केंद्र था प्राचीन समय में। और चीन जो था, चीन में रेशम उत्पन्न खूब होता था, ठीक है ना। यहाँ से रेशम है स्थलीय मार्ग से, और कहाँ भेजा जाता था? रोम भेजा जाता था, यूरोप जाता था, ठीक है। तो इटली, यूनान जो प्रदेश थे यहाँ जाता था, तो इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? रेशम मार्ग। तो ये चीन और रोम को जोड़ता है। रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो रेशम भी जाता था, ऊन भी जाती थी, बहुमूल्य धातुएं भी जाती थी, तो सभी का वस्तु। तो अधिकतर रेशम अधिकतर कपड़े बनने के लिए जाया करता था, इसलिए इसको रेशम मार्ग। तो ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत किस
शताब्दी में हुई। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने दूसरे प्रदेशों पर अपना कब्जा स्थापित किया था। उद्देश्य क्या रखा? शुरुआत में व्यापार करने के लिए वो दूसरे प्रदेशों में गए थे, नई नई यात्राएं की, नई नई खोजें शुरू की थी। जैसे भारत की खोज वास्को द गामा ने 1498 में की, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोलंबस भारत के लिए निकला था, लेकिन 1492 में कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। कहाँ पहुँचा? अमेरिका। और नाम क्या दे दिया उसको? नई दुनिया। क्या नाम दिया था? नई दुनिया नाम दिया था। इस प्रकार से वास्को द गामा कहाँ पहुँचा था? भारत। भारत में कहाँ पे? कालीकट, कई कलकत्ता समझ, कालीकट बंदरगाह, ये केरल के तटीय इलाके में स्थित बंदरगाह था, यहाँ पहुँचा था। ठीक है, तो इसने 1498 में भारत की खोज की थी। अब भारत की खोज तो भारत तो पहले से था, हम तो दे रहे हैं सनातन धर्म से, सनातन समय प्राचीन समय से भारत विश्व गुरु रहा है। तो इसने भारत से पहुंचने के लिए जलमार्ग की खोज की थी। ठीक है, अफ्रीका के चक्कर लगा करके जो पोर्ट अंतरीप है उससे होकर के ये आया था। उपनिवेशवाद के व्यापार में एक नए व्यापार की शुरुआत हो गई। उपनिवेशवाद जैसे से शुरू हुआ था व्यापार के लिए, दूसरे देशों पर यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना अधिकार स्थापित किया था और वहाँ अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की थी। तो एक नए व्यापार का उद्भव हुआ और वो क्या था? दास व्यापार। यानी दासों को गरीब राष्ट्रों से भारत, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये जो इलाका भारत का ही था ये बांग्लादेश, तो ठीक है ना, यहाँ से, इसके अलावा अफ्रीकी जितने भी देश, अफ्रीकी देशों से, यहाँ से दासों को यानी व्यक्तियों का व्यापार शुरू हो गया था। लोगों को उठा करके और जहाज में लाद करके और एक जगह उनकी बोली लगती थी और वहाँ से उनको इधर उधर ग्राहक जो होते थे बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया करते थे। क्योंकि ब्रिटिश वासियों ने अपने सिंगापुर में, जैसे अपने मलेशिया है, यहाँ रबड़ के बागान लगाए, भारत में कॉफ़ी कहवा के बागान लगाए, चाय के बागान लगाए, ब्राज़ील में अमेरिका ने कहवा के बागान लगाए। तो इस प्रकार से जैसे केले के बागान लगाए, तो इन बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो वो मजदूर दास व्यापार उन मजदूरों का होता था, दास व्यापार। एक कवि की कल्पना है कि किस प्रकार से किसी एक निश्चित स्थान पर दास व्यापार का नज़ारा देखा गया, जिसमें जब उनकी बोली लगी तो उसमें माँ को किसी दूसरे व्यक्ति की विशेष ने खरीद लिया, उसके पुत्र को दूसरे एक व्यक्ति ने खरीद लिया और उसके पिता को दूसरे व्यक्ति ने खरीदा। तब उनका बिछोह हुआ, जब उनका बिछुड़न हुआ, एक दूसरे से वो अलग हुए, तब उनकी भावना जो क्रंदन निकला था वो देखते ही बनता था, वो सीन देखने लायक नहीं था। तो बहुत ही विभत्स व्यापार था ये दास व्यापार, एक मानवता का व्यापार था। तो ये उपनिवेशवाद में इसका प्रारंभ हुआ था। दास व्यापार को बंद किया गया बाद में, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ था, मानवता के खिलाफ था। इसलिए 1792 ईस्वी में डेनमार्क ने इसको अवैध घोषित कर दिया, रोक लगा दी। 1807 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन ने इसको बंद कर दिया और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको बंद कर दिया। ठीक है ना, तो लगभग 1808 तक इन देशों ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। गेट क्या है? गेट क्या है? तो गेट एक प्रकार का एग्रीमेंट, समझौता है, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता। व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता। तो क्या है? एक प्रकार का गेट क्या है? एक प्रकार का समझौता है। अगला है WTO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, वाइड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या सभी? तो पहला ऑप्शन ही सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1948 के अंदर गेट की स्थापना हुई थी। गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। आगे चल करके इस गेट का नाम WTO कर दिया गया 1995 में। कब? 1995 में गेट का नाम WTO कर दिया गया और ये नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता का होना बहुत जरूरी है, तभी व्यापार बढ़ेगा। जनसंख्या कारक बिल्कुल महत्वपूर्ण, जनसंख्या नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी और मांग नहीं रहेगी तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है व्यापार की। परिवहन के संसाधन नहीं होंगे, व्यापार हो नहीं पाएगा। परिवहन और संचार भी इसमें शामिल है। और आर्थिक विकास अति आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक विकास नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? उनके पास में इनकम का सोर्स भी नहीं होगा तो क्यों खरीदेंगे? इसलिए उनकी कैपेसिटी होनी जरूरी है और विदेशी निवेश। तो ये सभी ऑप्शन सही है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है।
पोर्सिलिन क्या है? पोर्सिलिन एक महत्वपूर्ण शब्द है। पोर्सिलिन कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये बाहर से आ गया, कहाँ से आ गया बड़ा, तो ये छोटे छोटे शब्द है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। पोर्सिलिन क्या होते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तनों को पोर्सिलिन कहा जाता है। ठीक है ना, चीनी में बनते हैं ये मुख्य रूप से। तो पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन में पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि कन्फ्यूज हो जाओगे। पोर्सिलिन चीनी मिट्टी का बर्तन है। कालीन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कालीन एक प्रकार का गद्दीदार कपड़ा जो ईरान का फेमस है। कहाँ का है? ईरान का फेमस है। ब्रोकेड क्या है? ब्रोकेड किसे कहते हैं? तो ब्रोकेड ये भी एक कपड़ा है। क्या है? बूटेदार कपड़ा। क्या है? बूटेदार कपड़ा को क्या कहते हैं? ब्रोकेड कहते हैं। ठीक है ना, ये भी चीन का ही है। ये भी कहाँ का है? चीन का ही है। बटिक छींट कपड़ा कहाँ का है? तो बटिक की बात आती है। बटिक छींट कपड़ा जो है वो इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। पहला ऑप्शन सही है, बटिक है इंडोनेशिया का छींट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष क्या क्या है? व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा और व्यापार संतुलन। 4 परिणाम है इसके। ठीक है ना, पक्ष है इसके। व्यापार का परिणाम क्या होना चाहिए? क्या आपको इसमें लॉस होता है या फायदा होता है? व्यापार संयोजन और व्यापार की दिशा कौन सी है, यानी किस दिशा की ओर का मतलब ये नहीं है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसका मतलब किस देश से किस देश के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही है। ठीक है ना, और व्यापार संतुलन। अरे ठीक है ना, तो इसका सभी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक, हाँ, तो व्यापार का परिमाण है, इसको परिमाण पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो परिमाण का मतलब हो गया व्यापार का तोल। तोल को परिमाण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार है। तो इसके 2 प्रकार मुख्य रूप से हैं, ये दोनों सही है। एक तो होता है द्विपार्श्विक व्यापार, एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार में एक देश दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है। ठीक है ना, और बहुपार्श्विक व्यापार में बहुत सारे समूह मिलकर के व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गेट का पूरा नाम क्या है? तो गेट क्या है? एक प्रकार का समझौता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट टूर एंड टैरिफ। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी तो इस प्रकार से मैंने ऑप्शन नए वैसे आ सकते हैं। जनरल है, एक सामान्य समझौता है, व्यापार पर है। ठीक है ना, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका पूरा नाम है। गेट का रूपांतरण WTO के रूप में कब हुआ? मैंने अभी बात की थी 1995 में। कब बना गेट? WTO कब बना? 1995 में। गेट की स्थापना मैंने अभी की थी 1948 में। 1948 में। और ये WTO कब बन गया? 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा। जिनेवा क्या है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। तो जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। 2016 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश थे। 2016 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने थे? 164। 2016 में कितने सदस्य देश थे? 164 सदस्य देश हुआ करते थे। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया। क्योंकि आसियान क्या है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है। ठीक है ना, तो इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम भी देश इसके सदस्य है। और 1967 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1967 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगस्त 1967 में। अगस्त 1967 में इसकी स्थापना। आसियान के मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। नाफ्टा का पूरा नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये पहला ऑप्शन भी सही है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्टा। ठीक है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। ओपेक का गठन कब किया गया? तो ओपेक का गठन
1949, 59, 60, 80, तो पहला ऑप्शन से 1949 में ओपेक का गठन कर दिया गया था। तो ये क्या है, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना, बोलता हूँ तो समझ में आ जाएगा, जितने में जो कम समझ में आ रहा होगा। साफ्टा का पूरा नाम क्या है, तो यह है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये लोग एग्रीमेंट हुए हैं, इसमें एग्रीमेंट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। इसकी स्थापना जनवरी 2006 में हुई थी। साफ्टा की स्थापना कब हुई, जनवरी 2006 में, ठीक है। सदस्य देश कौन से इसके, ये पूछते हैं भाई बार बार, बांग्लादेश, एक मालदीव, 2, ठीक है, भूटान, 3 नेपाल, 4 भारत, 5, ठीक है, और साथ में पाकिस्तान, 6 श्रीलंका, 7। अब पिछली आरबीसी जो बुक थी उसमें 8 आ गए थे, यानी एक अफगानिस्तान को और जोड़ा गया था, अफगानिस्तान। लेकिन अब नवी वाली बुक है उसमें 7 ही दे रखे हैं भाई। तो अब इस साफ्टा में 7 सदस्य देश है। एनसीईआरटी नई बुक 2021 की है उसके अनुसार तो, और इससे पहले आरबीसी थी उसमें 8 दे रखे थे। नया सदस्य जोड़ा गया था, उसका नाम अफगानिस्तान था उसमें, लेकिन अब की बार अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 ही मान्य है। जानकारी दे दी मैंने कि पहले 8 माने जाते थे, आरबीसी की बुक में थे। पतन का प्रमुख उपयोग क्या है, जो समुद्री पतन होते हैं उनका महत्वपूर्ण जो बंदरगाह जिसको बोलते हैं उपयोग क्या है, तो गोदली लादने और उतारने, यानी जहाज़ों से माल उतारने और लादने में काम आते हैं। वहाँ माल का भंडारण भी करते हैं, और जहाज मरम्मत के सेंटर भी होते हैं वहाँ पे। जहाज में फ्यूल डालने के लिए है या किसी प्रकार की दिक्कत होती है, टेक्निकल इधर होता है, तो उसको भी वो वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन है, पतन का प्रमुख है, सभी ऑप्शन इसमें सही है, सारे कार्य पतन के। निपटाए गए नौबहार के आधार पर पतनों के प्रकार है, तो निपटाए गए नौबहार आधार के पर 2 प्रकार है पतनों के, तो औद्योगिक पतन कहते हैं, एक वाणिज्यिक पतन कहते हैं। औद्योगिक जो उत्पादों का लेन देन इस पतन से अधिक होता है तो औद्योगिक कहलाएंगे, और व्यापारिक वस्तुओं का जो लेन देन यदि किसी पतन से अधिक होता है तो वाणिज्यिक कहलाएंगे, ठीक है ना। अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार है, तो अवस्थिति स्थिति के आधार, पोजीशन के आधार पर, तो इसमें अंतर्देशीय पतन एक देश के आंतरिक भागों में सुविधाएं प्रोवाइड करता है, बाह्य पतन जो विश्व के अन्य देशों के सुविधाएं प्रोवाइड करता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, अंतर्देशीय और बाह्य पतन। कोलकाता किस पतन पर स्थित है, तो कोलकाता किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, कोलकाता नदी लिखना भाई यहाँ पे ना, तो हुगली नदी पर, किस पर है, हुगली नदी पर है। कोलकाता किस नदी पर है कोलकाता पतन, हुगली नदी पर। यहाँ एक आंतरिक पतन और है, क्या है पता है क्या, हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, कोलकाता का भार कम करने के लिए हल्दिया पतन की स्थापना की गई थी। संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार के हैं, तो संसार के अधिकतर बड़े जो पतन है, महान पतन है, वो किस तरह के, विस्तृत पतन की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, विस्तृत पतन की श्रेणी में आते हैं। अब विस्तृत पतन का मतलब क्या हुआ, तो ये बड़े परिमाण में सामान्य नौबार का थोक में प्रबंध करते हैं, अधिक मात्रा में, बड़े परिमाण में, अधिक तोल में, देखें तोल के अंदर बड़े अधिक मात्रा में सामान का परिवहन करते हैं, इसलिए इनको विस्तृत पतन कहा जाता है। संसार के अधिकांश पतन है वो इसी कैटेगरी के है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्री व्यापार जो होता है, अधिक भारी वस्तुओं का अधिक समुद्री व्यापार किया, तो विस्तृत पतन है। इसकी अपन चर्चा करें तो ये बहुत अधिक मात्रा में माल का परिवहन करता है। अगला है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के अंदर अपन देखें तो वेनेजुएला, कौन सा है, वेनेजुएला इसका सदस्य राष्ट्र है। थोड़ा डिस्टेंस है बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुकी है, घर में शादी का माहौल चल रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। फिर भी देखें वेनेजुएला आ गया इसमें। निम्न में से भारत किस देश का सदस्य है, किस देश का नहीं है रे, भारत किस संघ का सदस्य,
किस संघ या संगठन का सदस्य है, किस संगठन का सदस्य ये करना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो भारत किसका है इसमें, साप्टा का, ठीक है ना। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साप्टा है उसमें भारत की सदस्यता है। एशिया के लिए आंत्रपोपतन है, तो एशिया में आंत्रपोपतन कौन सा है, सिंगापुर। कौन सा है, आंत्रपोपतन है एशिया का सिंगापुर, ठीक है ना। अब आंत्रपोपतन किसे कहते हैं, कौन सा होता है, तो ये वे केंद्र होते हैं जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात की गई वस्तुएं इकट्ठा कर ली जाती है, फिर वहाँ से साइडों में उसको भेजा जाता है। विभिन्न देशों के केंद्र, यहाँ से विभिन्न देशों से आयातित वस्तु इकट्ठी हो जाती है, फिर वहाँ से आवश्यकता वाले देश है वो वहाँ भेज दी जाती है, तो उसको आंत्रपोपतन कहते हैं, याद रह जाएगा। फेरीपतन के रूप में जाना जाता है, तो फेरीपतन के रूप में जाना जाता है कौन सा, पैकेट स्टेशन। कौन सा, पैकेट स्टेशन, ठीक है ना। तो पैकेट स्टेशन यानी ये छोटी दूरी पर माल परिवहन करते हैं, इसलिए इसको फेरी वाला पतन कहा जाता है। तो ये अब फेरी वाला आंत्रपो ये क्या है, तो ये क्या है, पतन विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर, ठीक है ना, विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर, इन कार्यों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो कार्यों के आधार पर इनको मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो तेल पतन, जो सिर्फ तेल का परिवहन करते हैं, तेल लेन देन अधिक होता है, ठीक है ना। तो जैसे खाड़ी देशों के अंदर पर्शिया की खाड़ी पर जैसे अबादान है ना, तो ये एक तेल पतन है। प्रमुख उद्देश्य उसे क्या है, तेल को इधर उधर पहुंचाना। एक होता है मार्ग पतन। अब मार्ग में विश्राम स्थल होता है एक प्रकार का, मार्ग पतन क्या, एक प्रकार का विश्राम स्थल होता है जहाँ विभिन्न प्रदेशों के से आने वाले जो जहाज है वो रुकते हैं कुछ समय के लिए, वहाँ से ईंधन लेते हैं, किस तरह की दिक्कत है तो उसको वो सोल्व करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले में होनोलुलु जो है वो एक प्रकार का मार्ग पतन है। इसके अलावा सिंगापुर है ना, अभी सिंगापुर के बारे में आपने देखा, ये भी एक मार्ग पतन है, ठीक है। तो विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर पतनों के प्रकार, तो एक दो हो गए ना, तेल मार्ग। तीसरा है पैकेट स्टेशन। 5 प्रकार है। पैकेट स्टेशन का मतलब है ये छोटी दूरियों के लिए काम करता है, ठीक है। और चौथा है आंत्रपो स्टेशन, और 5वां है नौसेना। अब नौसेना, नाम नौसेना आ गया तो ये सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के विशिष्ट कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार है। इस प्रकार से हमने इसके 35 प्रश्न बने हैं यहाँ अपने संपूर्ण लेसन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज है, तो जरूर आप देखें, पढ़ें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें भैया। अधिक से अधिक जो शेयर करोगे तो इसका फायदा जो अपने चैनल का है बहुत अधिक बच्चों तक पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि आप भी किसी के पास इसको शेयर करके किसी व्यक्ति विशेष की भलाई कर सकते हो, मानव हित में, जनहित में कार्य कर सकते हो। तो इस नेक कार्य में अपनी आहुति किस रूप में दें, कि अपने चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि बेनिफिट प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।